हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो यहाँ हम प्रतिरूप सहायक की पीवाईक्यू को देख रहे थे जो 2018 में जो पेपर हुआ था। इससे पहले हमने इसके दो पार्ट में क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम आगे को क्वेश्चन को देखेंगे। और यदि आप इससे रिलेटेड क्विज करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जुड़ सकते हैं जहाँ डेली क्विज होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा प्रश्न होगा कि इन अ सर्टेन थर्मोडाइनमिक सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी बोलने हैं किसी उष्मागतिकी की निकाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है हमारा। तो थर्मोडाइनमिक्स से एक क्वेश्चन बना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी कि जो हमारा रुद्रोष्म प्रक्रम होता है उसमें जो डेल्टा यू होता है वो होता है -W। इसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हमने। यहाँ से हमारा आता है क्यू इक्वल टू जो आता है वो होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। जो हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसमें क्या होता है, Q बराबर जो होता है 0 होता है। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हमारा Q होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसलिए जो हमारा आ जाएगा यहाँ से डेल्टा यू बराबर Q। तो इसे देख भी लेते हैं। देख सकते हैं अगर हम समतापी प्रक्रम यानी आइसोथर्मल प्रोसेस को देखें तो उसमें जो हमारा होता है T जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। पता होगा आपको T कांस्टेंट होता है, इसलिए वहाँ डेल्टा यू बराबर 0 होता है। और यहाँ Q बराबर W, ये कंडीशन हमारी है आइसोथर्मल या समतापी प्रक्रम के लिए, ये कंडीशन होती है। अब रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करेंगे यानी एडियाबेटिक प्रोसेस, तो उसमें जो हीट होगी वही जो होती है वो 0 हो जाती है। तो यहाँ फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट होता है उष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है, उसकी इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट होती है बहुत। Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। कहीं कहीं पर यहाँ पे माइनस भी लेते हैं W, क्योंकि ये कभी जो होता है वर्क ऑन द और वर्क इन द, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम, दो दो तरीके से लेते हैं हम। तो इसमें कभी यहाँ पे माइनस भी आता है, लेकिन यहाँ हम जो जनरल केस है उसमें हमने W लिया है। तो यहाँ से जो आएगा Q बराबर जो होगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। Q हमारा 0 है, इसको इधर लाएंगे तो डेल्टा यू बराबर -W। तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम में होता है। फिर क्वेश्चन ये है कि ये पेपर तो पुराना है तो इसमें आपको देखने में इसको समझ सकते हैं आप। मैं बता रहा हूँ इसमें कि जैसे इफ़ हमारा कोई ए वेक्टर है कि ए जो है 2i प्लस जे प्लस 3k, और जो बी वेक्टर है वो है 3i प्लस 5j माइनस 2k। तो दो वेक्टर हैं और इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि ए क्रॉस बी हमें निकालना है। तो सिंपल होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है आपको पता होगा। ए क्रॉस बी हम किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से जो बनाते हैं उससे तरीके से हम निकालेंगे इनको देख। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट बना लेते हैं और ए क्रॉस भी यहाँ लिखेंगे, आई जे के ऊपर लिखते हैं। तो पहले जो हमारा ए वेक्टर था उसका था हमारा 2i प्लस प्लस जे प्लस 3k, ये हमारा जो था फर्स्ट वेक्टर था। तो ये हमने ए था तो इसकी जगह हमने यहाँ रख दिए। और उसी की तरफ बी जो थे वो था 3i प्लस 5j माइनस 2k, तो उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता होगा। आई को छोड़ेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 1 5 और 3 -2, फिर बाकी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये इसको सॉल्व करके आएगा -17i, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर -13j प्लस 7k। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -17i प्लस 13j प्लस 7k। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी बने हैं इसमें, देख सकते हैं आप। फिर हमारा कि इसको पढ़ सकते हैं कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सोप बबल। सोप बबल मतलब साबुन के दो बुलबुलें हैं और उनकी रेडियस का अनुपात यानी कि उनकी त्रिज्या का अनुपात हमें 1:4 दिया गया है। तो उनके एक्सेस प्रेशर यानी कि दाब आधिक्य, एक्सेस प्रेशर बोलेंगे इसे, एक्सेस प्रेशर आपने पढ़ा होगा। तो इसका रेशियो क्या होगा समझ लेते हैं। तो इसका जो पहले हम देखते हैं जो रिलेशन होता है इसमें वो होता है कि P इक्वल टू जो होता है 40/R। ये किस में होता है कि ये बुलबुले के अंदर जो आधिक्य दाब यानी एक्सेस प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला है ये 40/R, जहाँ T जो है वो हमारा टेंशन है, R जो है रेडियस है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम जो P आ रहा है वो क्या प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/R, इसके ये प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे P1/P2 जो होगा वो जो हो जाएगा R2/R1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसने हमने यहाँ लिख दिया। R2 हमारा 4 था, R1 हमारा 1 है, तो 4:1 जो होगा ये सही आंसर होगा। फिर हमारा कि द रेंज ऑफ रियल फंक्शन, इसकी रेंज हमें बतानी है f(x) इक्वल टू 16 - 6 स्क्वायर। तो देख लेते हैं, हमको जो फंक्शन दिया है वो दिया है हमको f(x) बराबर 16 - x स्क्वायर, ये फंक्शन है हमारा। तो हम इसकी पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं एक, और एक मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम क्या क्या कर रखेंगे हम कि ये मैक्सिमम कब कब हो सकता है, कब हो सकता है जब हम x को 0 रखेंगे।
तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो हम क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा सीधे √16 बराबर 4, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 है। माइनस वाले कट गए, माइनस वाले कट गए, ये कट गए, तो सिंपल एक बचा जो हमारा 0,4 वही आ गया। और मिनिमम की भी देख लेते हैं। मिनिमम कब होगा, जब यहाँ पे हम 4 रखेंगे, तो ये हमारा सीधे सीधे 0 आएगा, यानी 0,4 जो होगी इसकी रेंज जो होगी। तो पुटिंग फार्मूला से भी होता है, और रिलेशन एंड फंक्शन जहाँ आप पढ़ते हैं तो वहाँ ये डिटेल में है। फिर है हमारा कि F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं, इसकी संयोजन क्षमता क्या होगी, यानी टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ F1 एंड F2 आर इन कॉन्टैक्ट द जो जो हमारा रिजल्टेंट, यानी कि जो संयोजन क्षमता आएगी, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो ये क्या होगा हमारा। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हम होता है P इक्वल्स 1/F होता है, इसको हम लिख देंगे, जो नेट P आएगा वो आएगा 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F2। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा F1 F2, ऊपर आ जाएगा F1 प्लस F2। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बना है कि इफ़ जेड बराबर जो है 1+i या 1+i अपॉन 1-i होता था, तो हमें जेड की पावर 4 के मान क्या होगा ये बताना है। तो इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं रेशनलाइजेशन। 1-i है तो ऊपर करेंगे 1+i से गुणा, नीचे भी करेंगे 1+i से गुणा। ऊपर हो जाएगा हमारा 1+i का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा हमारा 1-i और 1+i। इसको नीचे खोल देंगे a+b a-b, और ऊपर स्क्वायर से खोल देंगे, तो देखते हैं क्या होगा इसमें। तो देख सकते हैं यहाँ खोलेंगे तो इसका करेंगे, तो हम a स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर करेंगे। देख लेते हैं कैसे करेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस i का स्क्वायर करेंगे, और तो हमारा ये हो जाएगा -1, यानी इसको लिख देंगे -1, और प्लस का 2i, 2a भी करेंगे तो 2i हो जाएगा। तो इसमें करेंगे, और नीचे जो आएगा हमारा 1+1, यानी इसको a+b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोलेंगे तो नीचे जो आएगा 1+1, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, सीधा आ जाएगा 2i/2, यानी कि z बराबर जो आ गया हमारा आयोटा आ गया। z बराबर आयोटा आ गया, दोनों तरफ पावर 4 पावर ले लेंगे, यहाँ भी i की पावर 4 ले लेंगे, तो i की पावर 4 का वैल्यू होती है 1। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं ये देख सकते हैं। आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, i बराबर √-1 होता है, इसको करके ही हम सब वैल्यू निकाल लेते हैं, ये देख सकते हैं। और i की पावर 4 = 1 होता है। फिर है हमारा की क्वेश्चन की, देयर आर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ क्लोज्ड सरफेस, द टोटल आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज सरफेस विल बी, यानी एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत ध्रुव स्थित है, और बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो अगर हम बंद पृष्ठ है हमारा कोई भी, वहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलना है, तो आपने गॉस थ्योरम पढ़ी होती है, Q/ε0 होता है, E.ds = Q/ε0 पढ़ा होगा आपने। और यहाँ से हम देखेंगे कि जो डाइपोल होता है, इसमें जो हमारा नेट इसका चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और इसी तरह हम अगर रख देंगे Q/ε0 में भी 0 रखेंगे, तो ये टोटल क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, 0 होगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा बेसिक क्वेश्चन है कि हमको एक मैट्रिक्स दी है ए कि 1 0 0 0 1 0 और a b-1, तो a स्क्वायर का मान कितना होगा। तो सिंपल यहाँ क्या कर देंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे a यहाँ है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम अगर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 0 0 आएगा, यहाँ 0 1 0, ये इक्वल किसका आ रहा है, आई के। तो ये हमारा जो होगा आई इसका जो होगा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आई यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आपको पता होगी 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है, तो 1 1 यहाँ लिखेंगे, 0 0 0। इसे आप सॉल्व करेंगे आराम से, मैट्रिक्स निकल जाएगी। ये हमारे 3x3 की एक यूनिट मैट्रिक्स है, और यही हमारा जो आएगा सॉल्यूशन आएगा इसका। फिर ये क्वेश्चन है हमारा कि बिंदुओं 3,4 5 तथा 3 5 -9 को मिलाने वाली रेखा को तल YZ किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम यहाँ लगा देंगे, ये वाला जो हमारा सेक्शन फार्मूला होता है, माना हमने रेशियो मान लिया k/1 में विभाजित करता है, तो हमारा वो फार्मूला क्या होता है कि m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2। और इसी तरह हम यहाँ बदलते रहेंगे, यहाँ x2 आया है, फिर दूसरी बार में यहाँ लिख देंगे m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2, और लास्ट में z ले लेंगे, तीनों को यहाँ रख देंगे। फिर कह रहे हैं ये बिंदु P पर समतल है, तो यहाँ पे जो हमारा x आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि हमें कहाँ विभाजित कर रहा है, बोल रहा है YZ। तो यहाँ x की जगह हम 0 रख देंगे, तो सिंपल x की जगह 0 रख देंगे,
तो एक्स वाले को 0 रख देंगे। तो 3k+2/k+1 बराबर 0। यहाँ से k की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -2/3। और जो रेशियो यहाँ से निकल के आ जाएगा फिर वो आ जाएगा 2:3। k/1 में कंबाना था हमने, तो इसको यहाँ 1 को इधर लाएंगे तो 2:3 जो आएगा इसका सही आंसर आ जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला यानी कि जो हमारा 3D जो है हाँ जियोमेट्री वहाँ से क्वेश्चन बना है, इसमें 3 डायमेंशन वाला लिया है। फिर रखिए आप पार्टिकल ऑफ मास m हैज़ मोमेंटम p। मोमेंटम p कह रहा है इट्स अ काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो फार्मूला 9th में भी पढ़ते हैं हम, k बराबर क्या होता है p²/2m। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा, k बराबर p²/2m। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारा कि फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन बनाया जहाँ हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि जो λ0 है वो हमको दी है 5400 एंगस्ट्रॉम, इतनी दी है। और हमको वर्क फंक्शन निकालना है यानी कि कार्यफलन निकालना है। तो फाई के जीरो का इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा SC/λ0 या λ0। तो इसमें हम वैल्यू को रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ लैम्डा जो नॉट दिया हमको ये है। बाकी हम रख देंगे जो एच की वैल्यू होती है वो प्लांक कांस्टेंट यानी 6.6 × 10⁻⁻34 इंटू लाइट और स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ अपॉन जो हमको एंगस्ट्रॉम में दिया है इसको हमें मीटर में बदल देंगे 5400 × 10⁻−10 कर देंगे। बाकी इसको सॉल्व करना है और यहाँ से हमको एक ये भी पता होना चाहिए कि 1 जूल बराबर जो होता है 6.2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देंगे। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, बाकी फार्मूला बेस्ड था ये भी। फाई जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो होगा इसका सही आंसर होगा। फिर बोल रहे हैं हमारा कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ये डिपेंड्स अपॉन। इंटीग्रेशन दिया है हमें तो इसका मान किस पर निर्भर करता है देख लेते हैं। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन है हमारा -2 से 2 लेकर, तो a को बाहर निकालेंगे। x³ का क्या होता है x⁴/n। जैसे x⁴n का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होता है x⁴n+1/n+1। तो इससे करेंगे तो ये हमारा ax⁴ b x² + cx आ जाएगा। तो सबकी वैल्यू को रख देंगे यहाँ। तो यहाँ लिमिट को भी लगा देंगे तो जो लास्ट में आएगा हमारा, क्योंकि ये तो 0 0 आ जाएंगे कि a और b तो a और b पे डिपेंडेंट ही नहीं है। बचा कौन c 4c हमारा ये इंटीग्रेशन में आ रहा है। तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी ओनली c पे डिपेंड करेगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही होगा c। तो ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, c इसका जो होगा सही। फिर ये भी हमारा बेसिक क्वेश्चन है कि इफ़ अ मॉडरेटली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ द मीन एंड मीडियन आर 5 and 6 रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ मॉड फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। यानी किसी वितरण में माध्य जो है 5 है, मीडियन हमारा 5 है, माध्यिका जो माध्यिका है वो मीन हमारा 5 है और मीडियन जो है वो हमारा 6 है। तो वितरण का बहुलक यानी कि मोड क्या होगा। तो ये फॉर्मूला जो हमने ये इसके लिए भी पढ़ा था, ये 9th में क्वेश्चन है, 9th 10th में हमारा कि जो बहुलक होता है यानी कि जो मोड होता है हमारा वो क्या होता है 3 मीडियन -2 मीन। ये फॉर्मूला होता है उसी को हमने यहाँ लगाया। तो ये बहुलक बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 × 6 - 10 यानी 18 में से 10 घटाया 8। बहुलक मोड जो आएगा वो 10 आएगा। फिर क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा रेडियो एक्टिव है द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 24 आवर्स इट्स हाफ लाइफ विल बी। यानी एक रेडियो एक्टिव तत्व है हमारा वो 24 घंटे में क्या हो रहा है अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 भाग हो जा रहा है। तो इसकी अर्ध आयु क्या होगी यानी टी हाफ कितना होगा ये हमें निकालना है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे हो। तो वो क्या कह रहा है 16 भाग हो जा रहा है यानी कि जहाँ से जो एन हमारा नया है वो अपनी प्रारंभिक वाला यानी जो उसके इनिशियल था उसका कितना हो जा रहा है 16 भाग हो जा रहा है कह रहा है। तो हम यहाँ इसको 2⁴ लिख सकते हैं n0/2⁴ ये लिख दिया। अब हम मैंने यहाँ से जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ गई 4 अर्धायु आ गई। एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 आ गई, क्योंकि 4 हाफ लाइफ में ये हमारा पूरा डीके हो जाएगा। तो यहाँ इतना डीके हो जाएगा 1/6 डीके हो जाएगा। टी बराबर जो है वो होता है हमारा फॉर्मूला टी हाफ इंटू एन। यहाँ से टी हाफ जो आएगा वो आ जाएगा t/n। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है, इनको आप नोट कर सकते हैं। तो जो हमारा टी जो ले रहा है समय वो ले रहा है 24 बट्टे जो हमारी यहाँ नंबर ऑफ हाफ लाइफ आई हैं वो 4 आई हैं। तो टी हाफ यहाँ से निकल के आ जाएगा 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 घंटे निकल के आ जाएगा। यानी टी हाफ क्या है इसके अर्धायु यानी कि हाफ टाइम।
अर्ध आयु जो निकल के आ गई वो 6 घंटे आ गई। फिर क्वेश्चन है हमारा कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट दिए हैं हमें और इनके बीच की बिंदुओं की दूरी क्या होगी। तो सिंपल क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये तो 10th में है जो वही है ये भी, लेकिन यहाँ 3 कोऑर्डिनेट दे दिए, बाकी कुछ नहीं है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लास्ट में जो आ जाएगा वो आ जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग हमारा 7 निकल के आ जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला प्रश्न है, 7 जो होगा इसका सही आंसर। तो ये भी बहुत हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई इक्वेशन। हमको इक्वेशन दिए एस बराबर जो दी है वो है 3t² प्लस 7t²। एस जो है फंक्शन है वो टी का है और वो इक्वेशन हमें दी है, यानी कि जो इसकी पोजीशन फंक्शन है वो दिया है मीटर, ये इतना मीटर है। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड, यानी किसी कण की गति को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये समीकरण है हमारा। और टाइम 1 सेकंड पर कण का त्वरण क्या होगा। तो सबसे पहले हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारा v जो हमारा s है इसके लिए अगर हमें v निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ds/dt करते हैं। फिर अगर हमको एक्सेलेरेशन निकालना होता है तो इसका भी एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो d²/dt² करना पड़ेगा हमें, या इसको dv/dt भी बोल सकते हैं कभी। तो वो एक बराबर जो होगा ds/dt। तो यहाँ से करेंगे तो ये हमारा 3t³ था, 3 हमारा कांस्टेंट था बाहर, 3 कांस्टेंट था। यहाँ से हमारा जो आएगा 3 आगे से गुणा आ जाएगा, बाकी t² आ जाएगा प्लस 7 दूनी 14t प्लस 14, इतना आ गया। 3 3 ये हो जाएगा हमारा 9t² प्लस 14t प्लस 14, ये हमारा v निकल गया। लेकिन हमको एक्सेलेरेशन निकालना है तो एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इसका, त्वरण का एक बार करेंगे तो d²s/dt², 9 दूनी 18t प्लस 14t का 1 हो जाएगा, बाकी ये कांस्टेंट है उसका 0 होगा, तो 18t प्लस 14 इसका आ जाएगा। अब हमको कहाँ पे निकालना है, एक्सेलेरेशन बोल रहा है वो एट t = 1, यानी 1 सेकंड पे निकालना है। तो ये हो जाएगा 18 गुणा 1 प्लस 14, इनको जोड़ देंगे तो ये 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आ जाएगा सही आंसर आ जाएगा। तो 32 वाला जो होगा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन है हमारा ये असेमिका है, यानी इन इक्वेशन है हमारी ये, इसका हमें जो हल समुच्चय यानी कि जो इसका सेट होगा, सॉल्यूशन सेट वो क्या होगा। तो इसे हम सिंपल ऐसी ट्रिक से भी कर सकते हैं, या बाकी इसे आप पूरा मॉड को अलग करके भी कर सकते हैं। हम इसे आइडिया लगा के कर सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर हम आइडिया लगाएंगे तो ये होगा हमारा इक्वेशन की तरह। इसका अगर मॉड को हटा के देखें तो ये x+2 ये हमारा आ रहा है 5, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे x+2 या x < 5 - 2 यानी 3, यानी इधर जो आएगा हमारा बड़ा ब्रैकेट जो आ रहा है 3 का आ रहा है, ये दो हमारे कट गए। और जो इधर हमारा यहाँ पे क्या आ रहे हैं कि मॉड ले रहे हैं हम, तो मॉड में क्या होगा हमारा नेगेटिव वाले भी आएंगे पॉजिटिव वाले में भी आएंगे, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ जो है हमारा आधा खुला है, लेकिन यहाँ भी जो होना चाहिए था पूरा होना चाहिए, इसलिए बी जो होगा इसका सही आंसर होगा, बी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। x < 3 आ रहा है, तो यहाँ से ही हमारा जो आएगा बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। बाकी इसको मॉड को अलग करके भी कर सकते हैं, जैसे x+2 < 5 है, हमने एक बार -5 के लेस देन इक्वल करा, ग्रेटर देन इक्वल करा और < 5 पॉजिटिव के इक्वल करा। तो यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ से भी जो हमारा आएगा करेक्ट करके इतना आ जाएगा -7 और 3 के अंदर। तो यहाँ से पहले ही अंदाज़ा लगा सकते थे कि दोनों तरफ हमारा अगर लेस देन इक्वल भी है लेस देन भी है और मॉड है तो दोनों हमारे बंद उसमें आएंगे, बंद ब्रैकेट में आएंगे, तो इसलिए जो होगा ये सही होगा। फिर क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ एंगल ऑफ अ प्रिज्म एंड मिनिमम एंगल ऑफ द डेविएशन ईच इज़ ए देन द रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विल बी, यानी प्रिज्म का कोण का न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए है, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण जो है वो हमारा ए है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो म्यू का ये फॉर्मूला होता है, हम इसके 11th 12th में पढ़ते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है वो होता है हमारा साइन a+Δm/2 अपॉन साइन a/2। तो यहाँ हमको कंडीशन क्या कह रहे हैं, जो Δm है वो हमारे a के बराबर है, ये हमारा न्यूनतम विचलन कोण होता है, मिनिमम डेविएशन एंगल, ये हमारा प्रिज्म एंगल होता है, ये दोनों को इक्वल दे रहे हैं, तो हम इसमें रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या होगा, ऊपर जो आएगा हमारा साइन a+a/2 और या ऊपर जिससे हम आ जाएगा साइन 2a/2, नीचे आ जाएगा साइन a/2, ये आ जाएगा। फिर इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा केवल साइन ए,
नीचे आ जाएगा साइन a/2, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin a/2 और cos a/2। नीचे हमारा है साइन a/2, ये हमारा म्यू है आगे से, तो साइन a/2 कट जाएंगे, इसे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है आपको पता होगा, यहाँ पे होता है हमारा जो साइन 2 थीटा वाला होता है, वो होता है हमारा 2 sin थीटा cos थीटा। लेकिन हमने हाफ एंगल ले लिए, तो दोनों तरफ हाफ एंगल लिए तो a/2 आ जाएगा, ये कट गए, ऊपर आ जाएगा 2 cos a/2 अपॉन साइन a/2। नीचे तो कट गया, सॉरी 2 cos a/2 सीधे आ जाएगा हमारा, यानी कि म्यू बराबर जो आ जाएगा 2 cos a/2। तो ये हमको जो टर्म है इनको भी समझना पड़ेगा, जो डेल्टा m क्या होता है, a क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होते हैं, फार्मूले सब भी जो है ये इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इन पेपरों में जो हो रहे हैं बेसिक जो फार्मूले हैं उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। अगर आप जो हार्ड वाले हैं या कैलकुलेशन वाले हैं उनको स्किप भी करें, जो हमारे बेसिक फार्मूला होते हैं उनसे भी इसमें क्वेश्चन बने हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और पैटर्न इसी हिसाब से रहने वाला है इसके एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।